easy money is history, at least for some time now. ये बात मैंने एक वन ऑन वन कॉल के अंदर कही थी, और जिन साहब से मेरी ये बात हो रही थी उनसे मैं फिक्स इनकम के बारे में बात कर रहा था. काफ़ी देर तक जब बात हुई तो उन्होंने कहा कि बिल्कुल ये इस तरह से सिनेरियो लग रहा है कि अब आगे जाकर जो इन्वेस्टर्स थे जिनको लग रहा था कि रिस्क फ्री रिटर्न्स बहुत आसान है, वो आगे जाकर इतना आसान नहीं रहेंगे. जब उनसे मेरी ये बात हो रही थी तो मैंने कहा कि इसको मैं एक वीडियो की फॉर्मेट में ले आता हूँ ताकि और लोगों तक भी मैं ये बात पहुँचा सकूँ. प्लस ये कि अभी रिसेंटली मेरे पास कुछ नोटिफिकेशंस आई थी जो इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट्स हैं उनकी तरफ से, प्लस ये कि कुछ ईमेल्स आई थी. मैं व्यू बैंक में मेरा अकाउंट है तो उनकी तरफ से भी मुझको एक ईमेल आई थी, वो भी मैं अभी आपको दिखाता हूँ इसी पर्सपेक्टिव से जो ये मैं बात कर रहा हूँ. बेसिकली हो ये रहा है कि पिछले 5 सालों के अंदर अगर हम देखें तो हमने देखा कि यूएस के जो फेड रेट्स थे, जो वहाँ पर जो बेंचमार्क रेट्स हैं, वो पहले तो काफ़ी कम हो गए थे, ज़ीरो पे पहुँच गए थे ऑलमोस्ट, और फिर उसके बाद बढ़ना शुरू हुए थे और काफ़ी ज़्यादा बढ़ गए थे. लोगों को परेशानी हो गई थी जिनके मॉर्गेजेस थे या जिनके लोन्स थे. अगर हम इस चार्ट को देखें तो इसके अंदर आपको नज़र आएगा कि किस तरह से जब कोविड आया था उस टाइम पर ये इंटरेस्ट रेट्स थे वो काफ़ी नीचे आ गए थे, ज़ीरो के करीब चले गए थे यूएस के अंदर, और फिर काफ़ी टाइम तक के लिए ये ज़ीरो रहे थे. और उसके बाद से जब से ये इन्फ्लेशन बढ़ना शुरू हुई थी इन ज़ीरो रेट्स की वजह से, उसके बाद से जब ये इन्फ्लेशन बढ़ रही थी तो इन्होंने यहाँ पर इंटरेस्ट रेट्स बढ़ाना शुरू कर दिए थे यूएस की गवर्नमेंट ने. और जब यूएस की गवर्नमेंट कुछ भी कर रही होती है इंटरेस्ट रेट्स को लेकर, उस टाइम पर भले यूएई के अंदर इन्फ्लेशन का कोई भी हाल हो, यहाँ पर भी हमको रेट्स उसी हिसाब से टैंडम चल रहे होते हैं जिस तरह से यूएस के अंदर चल रहे होते हैं. उसकी रीज़न ये है कि हमारा जो यहाँ पर यूएई में रहते हुए जो दिरहम है वो यूएस डॉलर के साथ पैक्ड है और उसका रेट है 3.67, यानी कि $1 3.67 है. और ये हमेशा से जब से हमने देखा है, जब से पैकिंग स्टार्ट हुई है, जब से वही रेट चलता रहा है और अभी भी ये वही रेट है, जिसकी वजह से जो भी इंटरेस्ट रेट्स चेंज होते हैं यूएस के अंदर, भले वो नीचे जाएं भले वो ऊपर जाएं, उसका जो इम्पैक्ट आता है रेट्स का वो यहाँ पर भी आता है, उसी फॉर्मेट के अंदर, उसी रेशियो के अंदर हमें यहाँ पर नज़र आता है. उसके क्या रीज़न्स हैं? उसके बहुत सारे रीज़न्स हैं, लेकिन मैं अभी उन डिटेल्स में नहीं जाता. मैं अभी आपको डायरेक्टली उस पॉइंट पर लेकर आता हूँ जो मुझे ईमेल आई थी. अब ये ईमेल आपको नज़र आएगी जो मेरे पास व्यू बैंक से आई थी, और दूसरी तरफ मैंने नेशनल बॉन्ड का जो नोटिफिकेशन था आईबॉर प्लस स्कीम का, वो भी मैंने लगा दिया ताकि उसको भी थोड़ा सा मैं एक्सप्लेन कर सकूँ. तो व्यू बैंक की तरफ से जो नोटिफिकेशन आई थी उसके अंदर आप देखेंगे कि यहाँ पर जो रेट्स उन्होंने रिवाइज़ किए हैं वो डाउनवर्ड्स रिवाइज़ किए हैं. यहाँ पर ये जो नज़र आ रहा है आपको, ये अक्टूबर के अंदर जो कह रहे हैं कि ये रेट्स होंगे, ये इस वक्त डाउनवर्ड्स रेट्स हैं. इसके अंदर पहले जो रेट्स थे वो ज़्यादा थे. अब 6 to 12 मंथ्स के ऊपर जो आपको डिपॉजिट रेट्स मिल रहे हैं वो 5.25% है, 1 and 3 मंथ्स के लिए 5% है, 4.25% है. सेविंग्स स्पेस का, व्यू के अंदर सेविंग स्पेस होती है, एक सेविंग्स अकाउंट है उस तरह का, और जो यूएस डॉलर है, यूएस डॉलर का अकाउंट भी है वहाँ पर, वो 4% का रिटर्न आपको दे रहा है. ये काफ़ी कम हो गए, पहले ये 5% थे और आज से कुछ अर्से पहले ये 5.5 और आई थिंक 6% भी थे. करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, लेकिन 5.5% तो मैंने खुद भी देखा है. अब इसमें यहाँ पर ये नज़र आ रहा है आपको, वाई आर द इंटरेस्ट रेट्स चेंजिंग. तो यहाँ पर उसके रीजंस नज़र आएंगे आपको कि बेसिकली यूएस के अंदर जो बात हो रही थी, जो मैंने आपसे कहा था, जो एक्सपेक्टेड रिडक्शन है इंटरेस्ट रेट्स में अभी हुई नहीं है, लेकिन जो रिडक्शन है एक्सपेक्टेड, उसकी वजह से ये नीचे जा रहे हैं. इसी तरह से आईबॉर प्लस एक प्रोडक्ट निकाली थी नेशनल बॉन्ड ने. वो नेशनल बॉन्ड के ऊपर मैंने मल्टीपल वीडियोस पहले भी बनाई हुई हैं, लेकिन अगर आपको समझना है तो नेशनल बॉन्ड बेसिकली एक सेविंग्स इंस्ट्रूमेंट है जो कि थोड़ी बहुत आपको रिटर्न्स भी देता है. उसके अंदर अभी रिसेंटली आईबॉर प्लस का जो उन्होंने एक इंट्रोडक्शन की थी, आईबॉर प्लस 0.5%, यानी कि जो भी आईबॉर एमिरेट्स इंटरबैंक ऑफर्ड रेट होगा उससे 0.5% आपको एक्स्ट्रा रिटर्न मिलेगा, जिसकी वजह से जो रिटर्न था वो मेरे ख्याल से 5.8% के करीब था. लेकिन क्योंकि अब ये डाउनवर्ड्स, अगर लेट से यूएस के फेड रेट्स नीचे जाते हैं तो उसके हिसाब से यहाँ पर आईबॉर भी नीचे जाएगा, उसके हिसाब से यहाँ पर इसके अंदर भी चेंजेस आएंगी. तो इस वीडियो का बनाने का मकसद ये है कि आपको ये पता होना चाहिए कि जो आपकी फिक्स्ड इनकम है वो अब उतनी अट्रैक्टिव नहीं रहेगी जितनी किसी ज़माने में थी, और वो उसको अभी आप किस तरह से मिटिगेट कर सकते हैं, हम उसके बारे में बात करते हैं. अच्छा, उसके बाद मैंने एक पोस्ट लगाई थी लिंक्डइन के ऊपर, उसके अंदर मैंने ये चार्ट लगाया था जो कि ब्लूमबर्ग से मैंने उठाया था, और उसके अंदर मैंने दिखाया था कि जो बेसिकली मैंने क्या दिखाया था वहाँ पर, ब्लूमबर्ग की जो स्क्रीनशॉट था उससे मैंने लिया था. इसके अंदर टर्की, लेबनान, इजिप्ट
और अर्जेंटीना, पाकिस्तान, ये कंट्रीज़ उन्होंने दिखाए थे और उसके अंदर किस तरह से इन्फ्लेशन अब डाउनवर्ड ट्रेंड्स पे जा रही है इन सारी कंट्रीज़ में, वो आपको नज़र आ रहा है। तो यहाँ पर आपको नज़र आ रहा है कि अर्जेंटीना में क्या सिचुएशन है, लेबनान में किस तरह से इन्फ्लेशन नीचे जा रही है, इसी तरह से जो टर्की है उसके अंदर किस तरह से इन्फ्लेशन नीचे जा रही है, पाकिस्तान के अंदर भी नीचे गई हुई है। तो ये सारे कंट्रीज़ हैं जिसमें इन्फ्लेशन नीचे जा रही है, और जितनी भी ये कंट्रीज़ हैं इनमें हाई इन्फ्लेशन की वजह से, सिवाय आई थिंक टर्की के, बाकी सारे कंट्रीज़ ने अपने इंटरेस्ट रेट्स बढ़ाए हुए थे। अब जब ये इन्फ्लेशन नीचे जा रही है, क्योंकि इसमें को रिलेशन होती है, बैंक्स ये देख रहे होते हैं कि जब आपकी इन्फ्लेशन नीचे जाती है तब जाके ये इनको इंडिकेशन मिलती है, और उसमें जब ये एक सस्टेनेबल लेवल के ऊपर जाती है तो फिर उसके जो आपका कंट्री है उसके हिसाब से आपके इंटरेस्ट रेट्स नीचे जाना शुरू हो जाएंगे। इसी तरह से अगर आप देखें तो मैंने एक और ये यूएस की इन्फ्लेशन वर्सेस इंटरेस्ट रेट का लास्ट 3 इयर्स का एक चार्ट है जो मैंने उठाया था ट्रेडिंग इकोनॉमिक्स से, वहाँ पर आप जाके देख सकते हैं उस वेबसाइट के ऊपर, काफ़ी अच्छी वेबसाइट है। इसके अंदर आपको नज़र आ रहा है कि इस तरह से इन लास्ट 3 इयर्स जो आपका इंटरेस्ट रेट्स है वो किस तरह से ऊपर गए हैं, और एट द सेम टाइम जब ये इंटरेस्ट रेट्स ऊपर जा रहे थे तो इन्फ्लेशन नीचे की तरफ जा रही थी, और जब ये नीचे जा रही थी तो ये उसी का इम्पैक्ट हो रहा था जो इंटरेस्ट रेट्स ऊपर जा रहे थे, तो उसकी वजह से इन्फ्लेशन नीचे आई है। अब ये कितना इम्पैक्ट करती है कितनी नहीं करती है ये एक डिबेट है, उसके मल्टीपल रीजंस होते हैं। मैं एक दो रीजंस जैसे आपको बताऊं कि जैसे जैसे आपके इंटरेस्ट रेट्स बढ़ते हैं वैसे वैसे लोग बैंक से पैसे लेने बंद कर देते हैं क्योंकि आपके इंटरेस्ट रेट्स बढ़ गए हैं, और इसी तरह से मॉर्गेज की तरफ जाना कम कर देंगे इंटरेस्ट रेट्स हाई होने की वजह से। कंज्यूमर स्पेंडिंग कम होना शुरू हो जाएगी क्योंकि इंटरेस्ट रेट ज़्यादा होते हैं, तो जो क्रेडिट कार्ड पे स्पेंड होता है उसके जो इंटरेस्ट रेट्स हैं वो हाई होते हैं। ऑल्दो के मैं खुद जब इस चैनल पे बात करता हूँ तो मैं कभी भी किसी को रिकमेंड नहीं करता कि आप लोन के ऊपर कोई कंज्यूमर गुड ख़रीदें या हाई इंटरेस्ट रेट इन्वायरमेंट के अंदर कोई इन्वेस्टमेंट करें इंटरेस्ट बेस के ऊपर। खैर, अगर हम एक और चार्ट देखें इसी के अंदर, तो इन्फ्लेशन वर्सेस इंटरेस्ट रेट्स, ये जो लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम 10 साल के ऊपर अगर हम लें तो इसके अंदर हम देखेंगे ये जो लो पीरियड था जब हम बात कर रहे हैं ज़ीरो, ऑलमोस्ट 0% इंटरेस्ट, जो इंटरेस्ट रेट्स थे यूएस के अंदर, वो इससे पहले भी आ चुके हैं। 2015-16 के अंदर हमने देखा था कि उसी तरह के की वैल्यू थी इंटरेस्ट रेट की। उसके बाद से जब से ये इन्फ्लेशन बढ़ना शुरू हुई थी, यहाँ पर आपको नज़र आ रहा है कि इन्फ्लेशन बढ़ना शुरू हुई है, तो यहाँ से ही उन्होंने कंट्रोल करने के लिए इंटरेस्ट रेट्स भी बढ़ाना शुरू कर दिए थे। फिर कोविड आया था, कोविड में इन्फ्लेशन बिल्कुल डिप कर गई थी यहाँ पर, लेकिन उसके साथ ही उन्होंने क्योंकि स्टिमुलेट करनी थी इकॉनमी को, उन्होंने इंटरेस्ट रेट बिल्कुल नीचे कर दिए थे। फिर उसके बाद काफ़ी अरसे तक नीचे रहे थे, और उसके बाद जैसे ही सिचुएशन थोड़ी बेहतर होना शुरू हुई कोविड के बाद, तो यहाँ पर आप देख रहे हैं किस तरह से इन्फ्लेशन बढ़ना शुरू हुई थी जब कोविड ख़त्म हुआ था, और उसके बाद से लोगों के पास पैसे आ गए थे क्योंकि लोगों को गवर्नमेंट ने फ्री मनी दिया था यूएस के अंदर, और कम इंटरेस्ट रेट्स की वजह से लोग बोरो भी कर रहे थे, और वो सारी चीज़ों की वजह से इन्फ्लेशन बढ़ना शुरू हो गई थी। और यहाँ पर उसके बाद इंटरेस्ट रेट्स भी बढ़ाना शुरू कर दिए थे जब गवर्नमेंट को लगा कि इन्फ्लेशन आउट ऑफ कंट्रोल हो रही है। अब क्योंकि अब आप यहाँ देख रहे हैं यहाँ पर इंटरेस्ट रेट्स बढ़ गए थे, अब यहाँ से आप देख रहे हैं कि किस तरह से जो इन्फ्लेशन है वो नीचे की तरफ जा रही है। तो अब जब इस पॉइंट पर गवर्नमेंट को, यूएस गवर्नमेंट को लगा है कि, या फेड को लगा है कि यहाँ पर आपके इस लेवल पर आ गई है इन्फ्लेशन कि अब सस्टेनेबली ये प्रॉब्ली नीचे जाएगी, तो उन्होंने भी एक इंडिकेशन दी है कि यहाँ से हम भी इंटरेस्ट रेट्स को नीचे करना शुरू करेंगे। अब उसकी वजह से फ़र्क क्या पड़ेगा? फ़र्क ये पड़ेगा कि जो आप इन्वेस्टमेंट्स कर रहे थे, जो लोग इजी मनी के लिए इन्वेस्टमेंट कर रहे थे, क्योंकि पाकिस्तान के अंदर आप ये सोचें कि इवन 25% तक का रिटर्न मिला था कुछ अरसे पहले तक, कुछ म्यूचुअल फंड्स के थ्रू। लोग यही कह रहे थे कि हम स्टॉक मार्केट में क्यों जाएं या हम किसी और बिजनेस में क्यों जाएं जब आपको 25% का रिटर्न वैसे ही मिल रहा है, भले आपकी करेंसी की सिचुएशन कुछ भी हो, लेकिन आपको रिटर्न तो 25% का मिल रहा है ना। इसके अलावा जो इवन यहाँ पर यूएई के अंदर बहुत सारे बैंक्स आपको इवन अप टू 6% तक मैंने देखा है कि रिटर्न्स देते हुए नज़र आए हैं। यूएस के अंदर भी कुछ इसी तरह की सिचुएशन थी। अब वो सिचुएशन नहीं रहेगी जैसे जैसे ये नीचे आएगा। मैंने आपको व्यू बैंक की एग्जांपल दी है किस तरह से उन्होंने अभी से, जबकि अभी अनाउंसमेंट नहीं हुई है, अभी से उन्होंने अपने जो रेट्स हैं वो कम करना शुरू कर दिए हैं, तो क्योंकि उनको पता है कि आगे जाकर ये इन्फ्लेशन कम होने की वजह से ये अब रेट्स कम होंगे, और जब रेट्स कम होंगे तो डिपॉजिट्स के रेट्स भी कम होंगे और बोरोइंग के रेट्स भी कम होंगे। तो जो लोग आराम से बैठे हुए थे कि यार हमारे पास अच्छा पैसे आ रहे हैं, रिटर्न्स के थ्रू आ रहे हैं, उनको अब प्रॉब्लम होगी अगर उन्होंने नहीं सीखा कि स्टॉक्स में कैसे इन्वेस्ट करना है, रियल एस्टेट में कैसे इन्वेस्ट करना है, अच्छे टाइम पर एंट्री नहीं ली थी, अब वो थोड़ा सा पछताएंगे।
इस चीज़ को मिटिगेट करने के लिए अभी फ़िलहाल शॉर्ट टर्म के अंदर क्या कर सकते हैं, क्योंकि मैं हमेशा बोलता हूँ कि जो आपकी इन्वेस्टमेंट्स होती हैं फॉर शॉर्ट टर्म वो बिल्कुल डिफरेंट होती हैं कंपेयर टू एनी थिंग विच इज़ इन द लॉन्गर टर्म। अगर आप कोई रियल एस्टेट की इन्वेस्टमेंट करते हैं तो कभी भी आपको 2 3 4 साल का होराइजन नहीं रखना चाहिए, क्योंकि उसके अंदर कुछ भी हो सकता है। इसी तरह के से स्टॉक मार्केट के अंदर इवन अगर आप ETFs के अंदर भी इन्वेस्ट कर रहे हैं तब भी आपका जो होराइजन होता है वो बहुत लंबा होना चाहिए, क्योंकि जो छोटे अमाउंट का टाइम होता है, या तो आप बहुत ज़्यादा कोई कैलकुलेटेड चल रहे हो, या आपको जो टेक्निकल्स हैं उनके बारे में पता हो, फंडामेंटल्स के बारे में अच्छी तरह से पता हो, किसी कंपनी के बारे में कोई इनसाइडर इन्फॉर्मेशन हो सकती है आपके पास, तब तो एक अलग चीज़ है। अदरवाइज़ एक रेगुलर पर्सन लॉन्ग टर्म के लिए ETFs के अंदर चले तो ज़्यादा बेहतर है, या बहुत अच्छी कंपनीज़ के अंदर चले तो बहुत ज़्यादा बेहतर है कंपेयर टू शॉर्ट टर्म के का होराइजन लेकर वो काम कर रहा हो। अब अगर हम ऑप्शंस की बात करें तो जो लोग लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करते हैं तो उनके लिए तो अभी भी मैं कहूँगा कि स्टॉक मार्केट ही एक अच्छा ऑप्शन है। बल्कि मैं आपको ज़रा व्हाट टू डू के अंदर हम बात कर लेते हैं ना, कि ऑप्शंस क्या क्या हैं। सबसे पहले तो मेरे ख्याल से आपको लर्निंग करनी चाहिए, थोड़ा थोड़ा इन्वेस्टमेंट्स करनी चाहिए स्टॉक्स में भी और रियल एस्टेट के अंदर भी। रियल एस्टेट के अंदर ऑफकोर्स आप बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट एक होती है और आप उसको ऐसा नहीं कर सकते कि आज किसी एक्सपेरिमेंट के लिए रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करें। तो उसमें आपके पास ऑप्शन हैं क्राउड फंडेड प्लेटफॉर्म्स के, या फिर आप रीट्स के अंदर इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो अगर हम शुरू से चलें तो पहला ऑप्शन आपके पास ये है कि आप स्टॉक्स में इन्वेस्ट करें। अब जो बीइंग एन एक्सपर्ट आपके पास ऑप्शन है, अगर आप इंडिया से हैं तो इंडियन स्टॉक्स में इन्वेस्ट कर सकते हैं, पाकिस्तान से हैं तो पाकिस्तान के स्टॉक्स में इन्वेस्ट कर सकते हैं, अगर आप ग्लोबल स्टॉक्स में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, यूएस के स्टॉक्स में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो यूएस के स्टॉक्स के अंदर यूएई में रहते हुए कर सकते हैं, या यूएई के स्टॉक्स में भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर आपका होम कंट्री भी हो सकता है, आप यूएई के स्टॉक्स में भी इन्वेस्ट कर सकते हैं, यूएस के स्टॉक्स में भी इन्वेस्ट कर सकते हैं, आप ETFs में भी इन्वेस्ट कर सकते हैं, इंडिविजुअल कंपनीज में भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। इसके अलावा आप अगर रियल एस्टेट की बात करेंगे तो रियल एस्टेट के अंदर आपके पास जो ऑप्शन है वो जो एक नॉर्मल प्रॉपर्टी है उसमें आप कर सकते हैं इन्वेस्ट, लेकिन इसके अलावा क्राउड फंडेड प्रॉपर्टी के अंदर भी आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। इसके अलावा आप रीट्स में भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। थोड़ा सा मैं आपको बता दूं कि जो क्राउड फंडेड प्रॉपर्टीज़ होती हैं बेसिकली वो यूएई के अंदर अच्छे प्लेटफॉर्म्स हैं। मैं स्टेक और जो स्मार्ट क्राउड है इन 2 प्लेटफॉर्म्स के थ्रू इन्वेस्ट करता हूँ क्राउड फंडेड प्रॉपर्टीज़ के अंदर। उसके दोनों के लिंक आपको मिल जाएंगे नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर। अगर आपको करना है तो आप उन लिंक्स को यूज़ करते हुए आपको $250 दिरहम्स का रेफरल बोनस मिल सकता है अगर इन दोनों प्लेटफॉर्म्स के अंदर आप इन्वेस्ट करते हैं मेरे रेफरल कोड के थ्रू। इसके अलावा रीट्स के अंदर आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। रीट्स बेसिकली स्टॉक मार्केट में लिस्टेड चीज़ें होती हैं जो कि डिफरेंट दैन, दे आर कम्प्लीटली डिफरेंट दैन एक्चुअली जो क्राउड फंडेड प्रॉपर्टीज़ होती हैं। रीट्स के अंदर मैंने पाकिस्तान के अंदर जो इन्वेस्टमेंट की हुई है वो डॉल्मेन सिटी रीट है, बहुत मशहूर, उसमें इन्वेस्ट किया हुआ है। और जो यूएस की जो रीट है उसके अंदर मैंने जो रियल्टी इनकम है उसके अंदर इन्वेस्ट किया हुआ है। बाय द वे इस पूरी वीडियो के अंदर मैं जो भी बात करता हूँ या वैसे भी ये इसमें कोई इन्वेस्टमेंट एडवाइस नहीं है, ये आप अपनी जब खुद इन्वेस्टमेंट करें तो उसके अंदर आपको खुद लर्न करना है। ये सिर्फ मैं अपना एक्सपीरियंसेस बता रहा हूँ, लेकिन मैंने जो इन्वेस्ट किया है उसमें मुझे अभी तक रिटर्न्स काफ़ी अच्छे मिले। और अच्छे रिटर्न्स और बुरे रिटर्न्स का जो बेंचमार्क है वो सबके लिए डिफरेंट होता है। मेरे लिए हो सकता है 8% 9% अच्छा रिटर्न हो, किसी के लिए डबल पैसे भी हो जाएं तब भी अच्छा रिटर्न नहीं हो सकता। तो ये सबके लिए अलग अलग होता है। लेकिन मैंने इसके ऊपर रियलिटी इनकम के ऊपर अलग से मैंने एक वीडियो भी बनाई थी, उसको भी आप जाके देख सकते हैं। तो रीट्स में इन्वेस्ट कर सकते हैं थोड़े पैसों से। अगर आपको इन्वेस्ट करना है रियल एस्टेट के अंदर तो आपको स्मार्ट क्राउड, गेट स्टेक या रीट्स, ये एक ऑप्शन है जो रियल एस्टेट के अंदर आपको मिलता है। रीट्स के अंदर जो मैंने बात की, आपको अगर यूएस की रीट्स में इन्वेस्ट करना है तो आपके पास रियल्टी इनकम तो एक रीट है, इसके अलावा और बहुत सारी रीट्स हैं जिसके अंदर आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। और मैं जो प्लेटफॉर्म यूज़ करता हूँ वो बराका का है, सर्वा का है। इन दोनों प्लेटफॉर्म्स के थ्रू अगर आपको इन्वेस्ट करना है तो मेरा रेफरल कोड भी नीचे दिया हुआ है, उसको अगर यूज़ करते हैं तो आपको रेफरल बोनस भी मिल सकता है अगर आप अकाउंट खोलते हैं और फंड करते हैं। इसके अलावा जो एक और इम्पॉर्टेंट बात ये है कि अब ये जो दोनों चीज़ें हैं स्टॉक्स और रियल एस्टेट, ये एज आई सेड बिफोर कि लॉन्ग टर्म है। अगर किसी को शॉर्ट टर्म के लिए इन्वेस्ट करना है वो क्या कर सकता है? शॉर्ट टर्म के लिए हमारे पास फिक्स्ड इनकम ही ऑप्शन है एक्चुअल में।
क्योंकि फ़िक्स इनकम के थ्रू ही आप ये अश्योर करते हैं कि जो आपका प्रिंसिपल है वो रिस्क पर ना हो। क्योंकि अगर आपको कोई पैसे अगले 1 साल के अंदर, 2 साल के अंदर चाहिए फॉर एनी रीज़न, लेट्स से आपको हाउस की डाउन पेमेंट करनी है, आपके अपने बच्चों की एजुकेशन के लिए पैसे जमा कर रहे हैं, या कोई भी एक्स वाई जी खर्चा है जिसको आपको 1 से 2 साल के अंदर फोर्सी करना है, या इमिग्रेशन के लिए अभी जिन जिन साहब की मैंने बात की थी, जिनसे बात हो रही थी मेरी वन ऑन वन, और उनसे मैंने यही कहा था कि आपको अगर 1-2 साल बाद जो इमिग्रेशन के लिए बात काम करना है, उसमें आप वो पैसे किसी सूरत भी स्टॉक्स में नहीं डाल सकते या प्रॉपर्टी में नहीं डाल सकते। आपको वो पैसे हर सूरत में सेफ इन्वेस्टमेंट करनी है, और वो फिक्स इनकम ही ज़्यादा बेहतर है उसके लिए। अब फिक्स इनकम के अंदर शरिया कंप्लाइंट ऑप्शंस भी मिलते हैं और कन्वेंशनल ऑप्शंस भी मिलते हैं। इसके अंदर आप जिस ऑप्शन में भी जाना चाहेंगे आप उसमें जा सकते हैं। वो इवन यूएई के अंदर भी मिल जाएगा आपको, इवन पाकिस्तान के अंदर भी मिल जाएगा। आई एम नॉट श्योर कि शरिया कंप्लाइंट ऑप्शंस कितने हैं इंडिया में, लेकिन इस तरह की चीज़ें आपको मिल सकती हैं। इवन रोशन डिजिटल अकाउंट जैसा जो एक टूल है जिसमें नया पाकिस्तान सर्टिफिकेट मिलता है, उसके अंदर बहुत अच्छे रिटर्न्स मिल रहे हैं इस वक्त भी। अच्छा, अब इसके अंदर क्योंकि रिटर्न्स कम हो रहे हैं, जैसे आपने अभी ईमेल भी देखी वियो बैंक की, तो रिटर्न्स जब कम होंगे तो आपके पास और ऑटोमेटिकली चीज़ों का जो होराइज़न है वो चेंज हो जाएगा। लेकिन उसमें आपको देखना है कि आपका जो टेन्योर है वो क्या है। अब जैसे रोशन डिजिटल अकाउंट की बात करें जिसमें नया पाकिस्तान सर्टिफिकेट है, तो उन्होंने अब ये कर दिया है कि रुपी के अंदर अगर आपको इन्वेस्ट करना है तो आपको जो लॉन्ग टर्म के रुपी के रिटर्न्स हैं वो आपको इस वक्त आई थिंक 17% का मिल रहा है, और जो शॉर्ट टर्म का 1 ईयर्स या 6 मंथ्स का जो रिटर्न है वो 22% का मिल रहा है। किसी को अगर 1 साल के लिए इन्वेस्ट करना है तो उसके लिए तो बेस्ट है कि रुपी के अंदर आप इन्वेस्ट करें, और आपको अनलेस एंड अनटिल आप अपनी कैलकुलेशन कर लें, आपको लगता है कि रुपी डिवैल्यू हो सकता है फर्दर, लेकिन इस वक्त 22% का रिटर्न 1 साल के ऊपर मिल रहा है। और अगेन उसमें शरिया कंप्लाइंट और कन्वेंशनल दोनों ऑप्शंस मौजूद हैं। इसी तरह से लॉन्ग टर्म वाले जो नया पाकिस्तान सर्टिफिकेट्स हैं उसके अंदर आपको कम रिटर्न मिल रहा है, क्योंकि वहाँ की गवर्नमेंट को, पाकिस्तान की गवर्नमेंट को भी पता है कि आगे जाकर इंटरेस्ट रेट्स कम होने हैं। इसी तरह से यहाँ पर भी अगर आप देखेंगे तो जितने भी इंस्ट्रूमेंट्स आपको नज़र आएंगे जो कि लॉक कर रहे हैं आपकी अमाउंट को, उसके अंदर जो लॉन्ग टर्म रेट्स हैं वो आपको अब कम मिलना शुरू हो जाएंगे, और जो शॉर्ट टर्म रेट्स हैं वो आपको ज़्यादा मिलना शुरू हो जाएंगे। सेविंग्स रेट, शायद सेविंग्स अकाउंट के अंदर रेट अभी भी शायद आपको इतना बुरा ना मिले, क्योंकि सेविंग्स का एक जो कैच होता है सेविंग्स अकाउंट का, वो ये है कि वो हर महीने चेंज हो सकता है, जिस तरह से व्यू बैंक ने चेंज किया है। ये किसी वक्त भी चेंज हो सकता है, लेकिन अगर आप लॉक करते हैं किसी भी रेट को तो वो आपको इंसेंटिवाइज कर रहे होते हैं कि आप एक लॉन्ग टर्म के लिए रेट को लॉक कर सकते हो। यहाँ पर इनके पास मार्जिन थोड़ा सा ज़्यादा है, इसीलिए ये 1 साल के जो टेन्योर है उसको अभी भी 5% पे दे रहे हैं, और शॉर्ट टर्म का जो टेन्योर है उस पर अभी कम कर दिया उन्होंने। तो ये हर कंट्री के अंदर सिनेरियोज डिफरेंट चल रहे होते हैं। आपको अपने हिसाब से टैक्टिक अपनी क्रिएट करनी होगी कि आपको लॉन्ग टर्म पे जाना है, शॉर्ट टर्म पे जाना है, फिक्स इनकम में जाना भी है कि नहीं जाना है, स्टॉक्स में इन्वेस्ट करना है, प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करना है, कहाँ पर इन्वेस्ट करना है। मैं इसी तरह की मल्टीपल वीडियोस बनाते रहता हूँ अपने चैनल के ऊपर। मैं रियल एस्टेट की बहुत सारी वीडियोस बनाता हूँ, पॉडकास्ट करता हूँ। पॉडकास्ट अभी रिसेंटली मैंने की थी, एक लिंक्डइन के ऊपर मुझको एक साहब मिले थे, इंडिया से थे वो। उन्होंने मुझको बहुत अच्छी एक पॉडकास्ट गई थी, ऑलमोस्ट आई थिंक 40-50,000 व्यूज़ भी हो गए हैं उसके ऊपर। किस तरह से बीइंग एन इंडियन वो इंडिया में और यूएई के अंदर दोनों जगहों पर इन्वेस्ट करते हैं, इस पॉडकास्ट में जाके देख सकते हैं, यहाँ पर उसका लिंक लगा दिया। इसके अलावा मैंने अपने कुछ फ्रेंड्स हैं उनके साथ एक पॉडकास्ट की थी रिगार्डिंग बिजनेस का, कि यहाँ पर यूएई में रहते हुए कैसे उन्होंने अपने बिजनेस को ग्रो किया। इस पॉडकास्ट का लिंक यहाँ पर मैंने लगा दिया। कैसी लगी वीडियो प्लीज़ मुझे बताइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। बाय बाय।